क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नीट में क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चों, बाजी कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो भाई स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। एंड आज का चैप्टर है हमारा कोशिका वाला चैप्टर, जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके 11th के लिए भी और नीट के लिए भी, क्योंकि भाई यहाँ पे आप पूरा पढ़ते हैं सेल के बारे में। अगर ये चैप्टर समझ आएगा तो ही सेल डिवीजन आपको समझ आता है। तो दो चैप्टर यहाँ पे आपको पूरा रिलेट करेंगे। और याद रखना, बायोलॉजी में हर चैप्टर जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। एक चैप्टर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा उस चैप्टर में, तो दूसरे में आपको पक्का प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत ध्यान से सुनना है, आज का लेक्चर रहने वाला है बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बताऊंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बताऊंगे बहुत ही इजी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को। तो बहुत ध्यान से सुनना है एंड गारंटी मेरी है, जब आप इस पूरे लेक्चर को देखकर जाएंगे आप खुद ये बोलेंगे मैम बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, चलिए फिर शुरू कर देते हैं। तो भाई हम पढ़ने वाले हैं सेल को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से विद डायग्राम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एंड आपको उससे पहले एक चीज और बता देती हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक लक्ष्य बैच नहीं लिया वो प्लीज लक्ष्य बैच को ले ले, क्योंकि जो बच्चे सोच रहे हैं कि अभी भी हम क्या मैम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्लीज यार सीरियस हो जाओ, है ना, एग्जाम आ रहे हैं। एंड अगर आप सीरियस हो जाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ना। ठीक है, आपका 12th भी है, फिर आपका नीट जिसको निकालना है उसमें भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी कि भाई 11th का 11th में ही क्लियर हो गया। तो अभी भी समय है, आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लक्ष्य बैच में आपको मिल रही है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा डिटेल नोट्स, आपका चैप्टर टेस्ट एंड टीचर स्लाइड्स और परफॉर्मेंस टेस्ट भी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं प्लीज यहाँ पर इस बैच में जुड़ जाएं ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। बैच में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124715825 पर, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसका नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड गूगल फॉर्म का लिंक भी YT के यानी कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। भाई सबसे पहले गाइज अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ यहाँ पे सेल की, क्या होती है सेल, है ना। तो सबसे पहली चीज कोशिका क्या है भाई? कोशिका की अगर मैं आपसे बात करती हूं, कोशिका है हमारा एक विशिष्ट लक्षण। ठीक है, क्या है कोशिका जो है भाई वो हमारा एक विशिष्ट लक्षण है। यानी कि भाई ये कैसा लक्षण होता है? भाई ये एक ऐसा लक्षण है जहां पर क्या होता है भाई, यानी कि भाई अगर ये मिलेगी तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सजीव। तो भाई यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि जितने भी जो सजीव होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। और सजीव में आते कौन कौन है? हमारे सजीव के अंदर आ जाते हैं बेटा हमारे सभी पेड़ पौधे। ठीक है, एंड सारे के सारे बेटा यहां पर आ जाते हैं जीव जंतु। ठीक है, क्या आ जाते हैं? सभी जीव जंतु। हम टेबल चेयर इन सबको क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई ये जो है ये आपके सजीव में? क्योंकि सेल ही नहीं है भाई, उनमें कोशिका नहीं मिल रही है। और कुछ लक्षण विशिष्ट लक्षण होते हैं। लक्षण दो तरीके से मैंने आपको बता रखे हैं, अभिलक्षण, विशिष्ट। तो विशिष्ट लक्षण जिसमें मिलते हैं वो सजीव होते हैं, और कोशिका क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है जिसमें पाया जाएगा वो हो जाएगा सजीव यानी कि लिविंग। और इसके सारे एग्जाम्पल कौन से हैं? आपके सभी पादप और सभी जंतु इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई ये कहानी तो यहाँ पर हम लोगों ने देख ली है बहुत अच्छे तरीके से। अब बात आई कि जब कोशिका को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो भाई क्या ये ऐसी हवा में उठकर आ गई? नहीं, किसी ने तो भाई खोज की होगी सबसे पहले, है ना। तो कोशिका को आखिर सबसे पहले किसने खोजा होगा? आ जाता है भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, किसने खोजा? तो यहाँ पे बहुत ही एक ऐसे प्यारे से साइंटिस्ट का नेम है जिसको 9th का बच्चा भी जानता है, क्योंकि वो 9th में पढ़कर भी आता है उन साइंटिस्ट के बारे में। किसी बच्चे को कोई साइंटिस्ट का नेम याद रहे ना रहे, लेकिन ये नाम जरूर याद रहते हैं, एंड वो है कौन? आपके रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक जो है सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1665 में, ठीक है, इन्होंने कब? 1665 में क्या किया मेरे बच्चे? 1665 में सबसे पहले इन्होंने की थी किसकी? कोशिका की खोज। ठीक है,
किसकी खोज की भाई? कोशिका की इन्होंने खोज की। अब कोशिका की खोज की इन्होंने, लेकिन कैसे की? कहीं ना कहीं से तो की होगी, तो बस वही हम लोगों को जानना है कि कैसे करी इन्होंने कोशिका की खोज। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले करी कोशिका की खोज। और जब एक चीज की खोज शुरू हो जाती है तो सारे साइंटिस्ट ना एकदम से पागल से हो जाते हैं कि किस चीज की खोज हुई है, वहां लग जाएंगे उसके पीछे, इसमें देखो और क्या चीज है, क्या नई चीज हम खोज सकते हैं, अगर इसमें ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। जब तक वो उसकी पूरी छानबीन नहीं कर लेते हैं वो चैन से नहीं बैठते हैं। तो ऐसा सीन यहां पर हुआ। क्या हुआ कि जब ये जो कोशिका यहां पर रॉबर्ट ने सबसे पहले देखी, कहां देखी? कॉर्क ऊतक की छाल को। जब किसको? कॉर्क ऊतक की छाल को जब उन्होंने किससे? खुद से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। खुद से क्यों भाई? इन्होंने ना एक लाइन बोली थी। क्या इन्होंने बोला था? स्व निर्मित सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, क्या था? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। स्वनिर्मित क्या होता है? यानी कि जो खुद के द्वारा बनाया हुआ होता है, राइट। तो खुद के द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने क्या किया? यानी कि देखो, ऐसा नहीं है कि इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की है। माइक्रोस्कोप जो था यानी कि सूक्ष्मदर्शी था, उसकी खोज बहुत पहले हो गई थी। लेकिन बस वो होता है ना कि लाइक कुछ चेंजेस कर, जैसे आप बाजार से क्या लेकर आए? आप बाजार से नमकीन का पैकेट लेकर आए। आपने क्या बोला कि भाई आपने एक कटोरी में डाली, उसमें प्याज टमाटर डाला, आपने बोला ये तो मैंने बनाया है। अरे नमकीन तो मैंने बनाई थी। तो वैसे ही इन्होंने कुछ किया कि माइक्रोस्कोप तो बना हुआ था लेकिन कुछ थोड़े से चेंजेस कर दिए और इन्होंने नाम क्या दे दिया कि भाई खुद के द्वारा बनाया हुआ, यानी कि स्वनिर्मित। ओके, तो भाई यहाँ पे रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने 1665 में सबसे पहले क्या की? कोशिका की खोज की। और इन्होंने जब कॉर्क ऊतक की छाल को खुद से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इन्हें दिखाई दी कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसी को उन्होंने नाम दे दिया था सेल, यानी कि कोशिका। ओके, अब आगे की बात करते हैं। चलो भाई ये देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रही है ये कुछ इस टाइप से थी। ठीक है, ये जो संरचना इनको दिखी, इस संरचना को उन्होंने कोशिका नाम दिया। अब किसी ने इसको कहा कि भाई ये ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी का छत्ता जैसे हमें दिखता है। किसी ने बोला भैया ये तो ऐसे दिख रहा है जैसे दीवार नहीं होती है ना, दीवारें ईंटें बनी होती हैं वैसे वाला। तो भाई यहां से कहानी शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई एंड एक और साइंटिस्ट यहां पर जुड़ चुके थे एंड वो थे कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे गाइस, यहां पर इन्होंने क्या किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने लगाया था जीवित कोशिका का पता। ठीक है, जीवित कोशिका का पता लगाया। अब बात आई जीवित कोशिका का पता लगाया तो रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का पता लगाया था? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहीं पर ये जीवित और ये मृत क्या होता है, क्योंकि अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई थी क्या कि जो कोशिका होती है वो दो तरीके से होती है ना। एक होती है मृत कोशिका, ठीक है, एंड एक होती है कौन सी? जीवित कोशिका। सिंपल। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है ये अभी तक समझ नहीं आ पाया था। ठीक है, और रॉबर्ट हुक को भी नहीं पता था कि उन्होंने जिस कोशिका की खोज की है वो एक कोशिका जो थी वो मृत कोशिका थी, है ना। तो यहाँ पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए और उन्होंने किसका? उन्होंने पता लगाया भैया यहाँ पे किसका? आपकी जीवित कोशिका का। ठीक है, चलो भाई कहानी क्लियर। साइंटिस्ट रुके यहाँ पे? नहीं रुके, एक और साइंटिस्ट आ गए एंड वो कौन थे? वो थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ओके, रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने 1831 में किसका पता लगाया? इन्होंने पता लगाया भाई केंद्रक का, यानी कि न्यूक्लियस। ओके, एंड केंद्रक को क्या कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण
कक्ष। ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे कहानी हो गई क्लियर है ना। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं। ये नियंत्रण कक्ष क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंट्रोल। क्या ये कंट्रोल कर रहा है किसी पर, मैं बोलूंगी बिल्कुल यस कर रहा है। जैसे हमारे घर में कौन होता है भाई, घर के कोई ना कोई बड़ा होता है ना आदमी, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल लाइक या तो पापा है ना, दादा, या फिर आपकी मम्मी दादी, कोई घर का बड़ा होता है जो घर परिवार को संभालता है, कंट्रोल करता है सारी चीजों पर बेसिकली। वैसे ही बेटा यहाँ पर कोशिका का ये जो आपका नियंत्रण कक्ष है ना, ये यानी कि कौन है यहाँ का केंद्र, यानी कि एक सेल के अंदर जितनी भी चीजें जो हो रही हैं उस पर कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। अब बात है इसकी खोज कहां से की थी, तो एक प्लांट होता है ऑर्किड। ठीक है, इसको ऑर्चिड भी हम लोग कह देते हैं। एंड ये जो ऑर्किड प्लांट है, इस पादप की मूल में, ठीक है, इस पादप की जड़ में किसको देखा था, केंद्रक को देखा था। किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। कब देखा था, 1831 में देखा था। और क्या था ये, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। कहानी क्लियर, अच्छे से आगे आ जाओ। कहानी यहाँ रुकी नहीं, रुकी यार, यहाँ पर भी कहानी नहीं रुकी। एंड एक और साइंटिस्ट आ चुके थे, वो थे कौन, पुरकिंजे। पुरकिंजे जो हैं, इन्होंने टर्म दिया क्या, जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म ने आके क्या किया, इस प्रोटोप्लाज्म ने आके कर दी थी भाई कहानी क्लियर कर दी थी, किस किस की, एक जीवित और एक मृत कोशिका की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए भाई आखिर ये जीव द्रव्य का, सबसे पहले जानेंगे जीव द्रव्य होता क्या है। देखो, जीव द्रव्य जो है, यानी कि इसको मैं ये कह सकती हूँ कि भाई आपका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, आपका कोशिका द्रव्य, ओके, एंड आपका कौन सा, केंद्रक। ठीक है, ये तीनों मिलकर हमारे क्या कहलाया जाता है, जीव द्रव्य। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं बेटा यानी कि कोई कोशिका है, ठीक है, उस कोशिका में मैंने बोला जो जीव द्रव्य है, मैंने बोला वो उपस्थित है। ठीक है, तो मैंने बोला भैया वो कोशिका जीवित है। ठीक है, और जिस कोशिका में ये नहीं मिल रहा है वो कोशिका जो हो जाती है वो मृत हो जाती है, सिंपल। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। चलिए भाई, यहाँ पे इसी चीज को समझने के लिए अब कि आखिर रॉबर्ट ने कौन सी कोशिका का पता लगाया था और ये चीज कैसे क्लियर हुई थी वो हमें जानना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका पादप कोशिका, यानी कि भैया प्लांट सेल। ठीक है, आगे आ जाओ, यहाँ पर लिख देते हैं भाई क्या, जंतु कोशिका। ठीक है, क्लियर है कहानी। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, मैंने भाई यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बनाई। ठीक, मैंने यहां पर भी एक संरचना बना दी। ओके, मैंने यहां पर ये केंद्रक बना दिया एंड मैंने यहां पर भी ये केंद्रक बना दिया। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या किया, इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य बना दिया, यहां पर भी मैंने ये कोशिका द्रव्य बना दिया। ओके, चलो भाई इनके नाम लिख दें, पहले थोड़ा सा है कलाकारी कर देते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे लिख दूं क्या, इस तरफ पे लिख देती हूँ, है ना। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा ये है आपकी प्लाज्मा झिल्ली, राइट। मैंने बोला ये है आपका केंद्रक, ठीक है, एंड ये है आपका कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, यहां तक हो गई हमारी कहानी क्लियर बहुत अच्छे से। अब अगर मैं बोलूं बेटा यहां पर भी वही सेम होगा, ये प्लाज्मा झिल्ली होगी, वो कोशिका द्रव्य होगा, वो न्यूक्लियस होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया,
क्लियर है? कुछ डिफरेंस दिखाई दिया यहाँ पे? हाँ जी, कुछ अंतर दिखाई दिया? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कुछ अंतर दिख रहा है तो आप मुझे क्या बोलेंगे? बताइए। मैं अगर पूछूं बेटा आपको यहाँ पे कुछ अंतर दिखाई दे रहा है तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि मैम यहाँ पर क्या अंतर दिख रहा है? चलो, अब आप बोलेंगे यस मैम हमें एक अंतर दिखाई दे रहा है जो कि, हाँ जी, तो भाई यहाँ पे ये क्या है? कोशिका भित्ति। मैंने आपसे बेटा कुछ अंतर दिखाई दिया, आपने बोला यस मैम कुछ तो अंतर दिख रहा है। ये व्हाइट वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे ना एक्स्ट्रा बन रखी है एंड इसका नाम है क्या? कोशिका भित्ति, जिसको हम इंग्लिश में क्या देते हैं? सेल वॉल। ओके, चलो अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये दोनों कोशिका जीवित है? बताइए, क्या ये दोनों कोशिका जीवित है, हाँ या ना? भाई हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली भी है, कोशिका द्रव्य भी है, केंद्र द्रव्य यानी कि जीव द्रव्य है, और जिसमें ये होता है वो जीवित होती है, जिसमें नहीं होता वो मृत होती है। अब बताना, हट गया, ये सब हट गया, सिर्फ व्हाइट वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे रह गई। अब मुझे बताओ कि कौन सी कोशिका जीवित है? अब अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई आप सीधा बोलोगे मैम ये जंतु कोशिका जीवित है, क्योंकि वहां पे वो तीनों संरचनाएं हैं, जबकि ये जीवित नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोशिका भित्ति है। यानी कि इससे क्या क्लियर हुआ कि रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक को ये जो संरचना दिखाई गई थी, यानी कि उनको जो दिखाई दी थी ये संरचना बेसिकली क्या थी? ये थी कोशिका भित्ति। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जिस संरचना को देखा वो कौन सी संरचना थी? वो थी गाइस कोशिका भित्ति। क्लियर हुई कहानी अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से? तो ये है इसके पीछे की कहानी। जब ये चीज आ गई तब हमें क्लियर हो गया था एक जीवित और एक मृत कोशिका का, और प्लस ये क्लियर हो गया कि आखिर रॉबर्ट हुक ने किस संरचना को देखा था। ठीक है, तो भाई इसने आगे पूरी कहानी क्लियर कर दी। उसके बाद है यहाँ पे दो साइंटिस्ट और, एंड वो थे कौन? श्लाइडेन एंड श्वान। ठीक है, कौन आए? श्लाइडेन तथा श्वान। तो भाई यहाँ पर ये थे भाई एक पादप से संबंधित, यानी कि भाई एक वनस्पति, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते, यानी कि भाई ये सारी वनस्पतियों का अध्ययन करते थे, ये जितने भी जंतु थे उनका अध्ययन करते थे। अब ये भाई ये पहले ना अलग अलग थे दो, कोई ये साथ में नहीं थे भाई, है ना। श्लाइडेन जो थे उन्होंने कहा कि सारे प्लांट जितने भी होते हैं वो सेल से बने होते हैं। श्वान ने कहा कि भाई जितने भी जो आपके जो एनिमल्स होते हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। श्लाइडेन को लगा श्वान ठीक कह रहे हैं, श्वान को लगा श्लाइडेन ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोनों को पता था कि दोनों ही ठीक कह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे इनको लगा कि यार अलग रह के तो काम बनेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, चलो दोस्ती कर ली, है ना। कह देते हैं ना कि भाई मतलब कि तो लोग कुछ भी कर लेता है, तो इनका सीन वैसे ही हुआ कि ये जो दो अलग इंसान थे इन्होंने आपस में हाथ मिलाया, दोस्ती कर ली। अब इन्होंने क्या लाइन बोली थी कि जो अलग अलग बोल रहे थे अभी मिलकर बोलने लगे, क्या कि सभी पादप तथा जंतु किससे? सभी पादप तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, किससे? कोशिका से बने होते हैं। और इनकी यही लाइन क्या कहलाई गई? यही कहलाया गया सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत। लेकिन अब यहाँ पे क्या कमी रह गई भाई? उन्होंने ये तो बोल दिया भाई सेल से बने, लेकिन इनसे ये नहीं बताया गया था कि आखिर सेल आ कहां से रही है, ये नई सेल बन रही है क्या, एक सेल जिंदगी भर काम करते, ये नहीं पता था। तो श्लाइडेन एंड श्वान ने दी कोशिका, यानी कि भाई यहाँ पे दिया उन्होंने क्या? कोशिका सिद्धांत। और उसी चीज को आगे बढ़ाया किसने? एक और साइंटिस्ट आ गए थे, कौन? जो कि थे रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो जो है इन्होंने दिया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, क्या दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अब ये क्या था तो ध्यान से देखेंगे। इन्होंने क्या बोला? आधुनिक कोशिका सिद्धांत था क्या? तो इन्होंने बोला कि भाई रुडोल्फ विर्चो आए, इन्होंने बोला कि तुम सब ये तो बोल रहे हो कि सारे भाई जितने भी जो हैं वो कोशिका से बने हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी पादप, लेकिन ये तो बताओ ये कोशिका आ कहां से रही? तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कोशिका विभाजन करती है। ठीक है, क्या करती है? कोशिका
विभाजन करती है और किसको बनाती है, नई कोशिकाओं को। यानी कि भाई एक कोशिका जो होती है वही विभाजन करके किसको बना देती है, नई कोशिकाओं को बना देती है। यानी कि जितनी भी जो नई कोशिका बनती है, ठीक है, कौन, जितनी भी जो नई कोशिका बनती हैं वो किससे बनती हैं, वो पुरानी कोशिका से ही बनती है। ठीक है, क्या यहाँ तक कहानी अच्छे से क्लियर है, यस या नो? तो यहाँ पे आके अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ तो कोशिका का जो पार्ट था खोज वाला, यानी कोशिका की खोज हुई यहाँ पर आकर पूरी। ठीक है भाई, हमने कोशिका को जान लिया क्या होता है, हमने कोशिका की खोज को जान लिया क्या होता है, लेकिन अब बारी आई कि क्या ये अलग अलग प्रकार से होती है, अगेन क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, तो भाई यहाँ पर जो कोशिका होती है, याद रखना, ठीक है, क्या होती है कोशिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोशिका आपके दो प्रकार से होती है। ठीक है, नंबर 1 जो आती है बेटा वो होती है कौन सी, आपकी प्रोकैरियोटिक। ठीक है, एंड सेकंड होती है यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, दो तरीके से। अब इनमें अंतर क्या था, कोशिकाओं को क्यों बांटना पड़ा? तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये जो होती है ना, ये अविकसित होती है। ठीक है, क्या होती हैं, ये अविकसित होती हैं। अविकसित कैसे, कि भाई ये ऐसे समझ लो जैसे दो घर है, एक घर में तो बहुत कुछ है लेकिन एक घर ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो ये अविकसित है, यानी कि इनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। अब ज्यादा कुछ क्या होता है, तो ज्यादा कुछ का मतलब है कोशिकांग से। कोशिकांग क्या होते हैं भाई, ये कोशिकांग होते हैं क्या, कोशिकांग होते हैं बेसिकली आपके कोशिका के अंग। ठीक है, कोशिका के अंग, यानी कि इन्हीं कोशिकांगों की वजह से होता क्या है कि जो एक कोशिका होती है वो जीवित रहती है। तो इन्हीं कोशिकांगों की वजह से जो कोशिका होती है वो जीवित होती है, और सारे के सारे कोशिकांग यहाँ नहीं मिल रहे थे, इसलिए हम लोगों ने बोला ये अविकसित कोशिका, या इन्हीं को हम कह देते हैं आद्य कोशिका। आद्य कोशिका का मतलब हो जाता है कि बहुत ही पुरानी सी। ठीक है, चलिए भाई, जबकि यूकैरियोटिक जो है बेटा, ये यूकैरियोटिक जो होती है, यूकैरियोटिक होती है विकसित कोशिका। ठीक है, क्या होती है, विकसित कोशिका होती है, यानी कि सारे के सारे ज्यादातर कोशिकांग यहाँ मिलेंगे। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है भैया, केंद्रक की बात करें, है ना। केंद्रक क्या होता है, यहाँ पर अनुपस्थित होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं तो इनमें मेरे बच्चे, ठीक है, केंद्रक पाया जाता है, यानी कि केंद्रक क्या है, उपस्थित है। आगे आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट पार्ट। अब केंद्रक यहाँ पे तो मिल नहीं रहा, फिर भाई इसका आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया नहीं जाता? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पाया जाता है यार। ठीक है, तो भाई इसका आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, कहाँ मिलता है भैया, इसका आनुवांशिक पदार्थ मिलता है किसके अंदर, कोशिका द्रव्य में, क्योंकि यहाँ पे केंद्रक तो मिल ही नहीं रहा है, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ मिलता है, ठीक है, वो कहाँ मिलता है भाई, वो आनुवांशिक पदार्थ मिलता है सेल के अंदर, यानी कि कोशिका में। आपके कोशिका में भी कहां पर, कोशिका तो यानी कि कोशिका द्रव्य तो कोशिका में होता है, तो कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर मिलता है, क्योंकि कोशिका द्रव्य जो है भैया इसी में तो केंद्रक होता है ना, लेकिन केंद्रक यहाँ नहीं है, केंद्रक वहां पे मिलता है। तो याद रखना कि आनुवांशिक पदार्थ जो मिलेगा यहाँ पे कोशिका द्रव्य मिलेगा, वहां पे कोशिका केंद्रक में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब सोचो यहाँ पर क्या,
कि जब केंद्रक नहीं मिल रहा है तो क्या यहाँ पर केंद्रक झिल्ली होगी? नहीं होगी भाई। तो केंद्रक झिल्ली क्या है भाई? यहाँ पर अनुपस्थित है। यानी कि जब केंद्रक ही नहीं मिल रहा तो केंद्रक झिल्ली का क्या काम हो जाएगा? जबकि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं आपका किसमें, यूकैरियोटिक में, तो भाई यहाँ पर आपकी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर उपस्थित, यानी कि भाई यहाँ पर पाई जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटा? यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक की अगर मैं आपसे बात करती हूं तो बेटा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। ठीक है, क्या नहीं मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, अनुपस्थित होता है। इसकी जगह पर एक और कोई और कोशिकांग मिलता है जो एनर्जी देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है और इनको भी एनर्जी चाहिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देगा। इसकी जगह पर इसके जैसा काम करने वाला एक और कोशिकांग मिलता है। ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ। यूकैरियोटिक में तो भैया पाया जाएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। ठीक है, ठीक है, चलो। एंड लास्ट पॉइंट की अगर मैं आपसे बात कर लेती हूं तो लास्ट आ जाता है हमारा मेन इसके एग्जाम्पल। तो जितने भी जो गाइस बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो जीवाणु हो जाते हैं, आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, ओके, आपका माइकोप्लाज्मा, आपका नील हरित शैवाल, ओके, ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। जबकि अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ किसकी? यूकैरियोटिक की, तो बेटा यूकैरियोटिक के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं? उदाहरण क्या है इनका? इनका सभी का एग्जाम्पल आ जाता है आपके सभी पादप, ठीक है। चलिए, तो भाई ये है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। अब आगे अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट आ जाता है कोशिका झिल्ली, यानी कि अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे किसको? फिर हम पढ़ेंगे केंद्रक को, फिर हम पढ़ेंगे सारे कोशिकांगों को A to Z। ठीक है, चलिए तो कोशिका झिल्ली करते हैं। क्या है कोशिका झिल्ली भाई? इसको जाना जाता है प्लाज्मा झिल्ली के नाम से। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई? ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। ठीक है, क्या है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, जो क्या करता है भाई? एक सेल जो है उस कोशिका का सबसे बाहरी आवरण यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या आ रहा है, क्या यहाँ से जा रहा है, यानी कि इस कोशिका में कौन चीज अंदर आ रही है, कौन चीज बाहर जा रही है, वो कौन दिखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है। एंड ये बनी किसकी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की। तो भाई ये लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। देखो ये जो दिख रहा है येलो वाला, ये है आपका लिपिड। ठीक है, एंड ये बीच बीच में देख रहे हो पर्पल कलर से धसी हुई है इसके अंदर, ये होती है प्रोटीन। तो प्रोटीन इसमें धसे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे शादी में गए, शादी में ले लिया रसगुल्ला, और रसगुल्ला आधा चाशनी में डूबा आधा बाहर, वैसे यहाँ पे प्रोटीन आधी अंदर आधी बाहर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन, एंड लिपिड एंड प्रोटीन क्या है गाइज? यहाँ पर ये पर्पल है आपका प्रोटीन, ये है लिपिड। तो लिपिड के कितने स्तर? 2, प्रोटीन बीच बीच में धसी हुई। ठीक है, चलिए भाई, अब ये जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली जो होती है क्या? झिल्ली। और झिल्ली होती है 4 प्रकार की। नंबर 1 होती है गाइस यहाँ पे पारगम्य, सेकंड इज अपारगम्य। ठीक है, क्या है? अपारगम्य। एंड आपका नंबर 3 पर आ जाता है अर्धपारगम्य। ठीक है, चलिए, एंड नेक्स्ट पर आ जाएं। नेक्स्ट पर आ जाता है आपका चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है,
पारगम्य क्या होती है बेटा? पारगम्य होता है कि भाई यहाँ पे कुछ अणु थे, इसने सारे के सारे अणु को इधर से इधर आने की परमिशन दे दी। ठीक है, अपारगम्य करता है क्या? बताइए क्या करता है? ये किसी को भी इधर से इधर आने नहीं देता है। अर्धपारगम्य क्या करता है? अर्धपारगम्य फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कुछ और अणु हैं और साथ ही में ये जल के अणु, यानी कि सिर्फ जल के अणुओं को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने देता है। जबकि चयनात्मक या वर्णात्मक क्या होता है भाई? ये क्या करता है? ये सभी को अपने से आर पार जाने नहीं देता। ये क्या करेगा? कुछ ही को क्या करेगा? अपने से आर पार जाने देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है तो उसने कुछ ही को जाने दिया इधर से इधर, सबको नहीं। तो जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो हमारी कैसी होती है? चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली पता लगी। अभी आगे आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा केंद्रक कि भाई एक जो सेल है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो पढ़ लिया, इस केंद्रक को पढ़ना है। अब क्या ये केंद्रक इतना सा होता है? नहीं भाई, अपने आप में एक बहुत बड़ी रचना है ये। ठीक है, अब होता क्या है? सबसे पहली चीज खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। जस्ट अभी देखा हमने, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाया जाता है। ठीक है, एंड कोशिका के नियंत्रण कक्ष के साथ साथ ये जो बना होता है बेटा, ये 4 प्रकार की संरचनाओं से, ठीक है, 4 प्रकार की संरचना होती है, यानी कि 4 संरचनाओं से मिलकर बना है। 4 संरचना कौन कौन सी हैं? बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं वापस बोल रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। एक सर्कल सा बनाना है आपको, तो उसको सर्कल सा बना लेना। ठीक है, मैंने सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर बनाया, मैंने इसको बोला ये जो है ये है केंद्रक कला, या जिसको हम बोल देते हैं केंद्रक झिल्ली। एंड ये किसकी तरह काम करता है? एक आवरण की तरह, या हम इसको केंद्रक आवरण भी कह देते हैं। ओके, ये क्या है बेसिकली यहाँ पे? अब आप अगर मैं आपसे बात करूं, ये क्या कर रहा है? इस केंद्र की रक्षा कर रहा है। हमने क्या किया भैया, ये जो कोशिका इसके अंदर ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक को बड़ा करके देखा तो ये हमें कुछ इस टाइप से दिखाई दिया। ओके, अब यहाँ पे बीच बीच में आप ये कुछ छिद्र देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं केंद्रक छिद्र। तो नंबर 1 संरचना कौन सी है? केंद्रक झिल्ली। ठीक है भाई, छिद्र इसके बीच में है ताकि कोशिका के अंदर ही तो होता है केंद्रक। अब अगर कोशिका से कोई, यानी कि कोशिका के अंदर कोई भी चीज केंद्र के अंदर आना है, केंद्र से कोई भी चीज कोशिका में जानी है, तो वो इन छिद्रों के माध्यम से आदान प्रदान वहां पे चलता रहता है। ठीक है, आगे की बात करें तो भाई यहाँ पर जिस तरीके से पूरी कोशिका में जेली के समान द्रव्य फैला होता है और उसको हम क्या कह देते हैं? कोशिका द्रव्य कह देते हैं। वैसे ही केंद्रक के अंदर, यानी कि नंबर 2 पर जो पार्ट है वो है क्या? केंद्रक द्रव्य। इसी के अंदर पड़ा होता है, इस केंद्रक द्रव्य के अंदर ये वाला भाग जो कि है केंद्रिका। ठीक है, यानी कि ये है नंबर 3 एंड नंबर 4 आ जाता है आपका इसके अंदर ये जो धागे के समान पड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है, यानी कि नंबर 4 है आपका क्रोमैटिन धागे। क्लियर? अब यहाँ पे इन 4 संरचनाओं से मिलकर बनता है केंद्रक। तो यहाँ पे तो बता दिया ये कावड़ की तरह काम करेगा और एक जेली के समान पदार्थ है जो पूरी कोशिका में फैला है। अब ये जो केंद्रक द्रव्य है, ठीक है, इसके अंदर केंद्रिका है तो केंद्रिका से आ जाता है डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो केंद्रिका है बेसिकली यहाँ पर, अब ये केंद्रिका जो है ये जानी जाती है किसके नाम से? राइबोसोम की फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम की ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बनाती है राइबोसोम को। कैसे? क्योंकि ये जो बनाती है ये बनाती है RNA प्लस प्रोटीन, और इन दोनों से मिलकर बनते हैं राइबोसोम। तो कहीं ना कहीं इसने राइबोसोम को बना दिया ना, और जो जिस चीज को बनाया था हम क्या बोल देते कि भाई तो इस चीज की फैक्ट्री है, तो सिंपल यहाँ पे इसने राइबोसोम को बनाया इसलिए किसकी? राइबोसोम की फैक्ट्री हो गई। अब
यहाँ पे केंद्रिका क्लियर हो गया। अब आया बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग, क्रोमेटिन धागे, जिनको क्रोमेटिन फाइबर इन सब नामों से जाना जाता है। ये क्या है? क्रोमेटिन धागे, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड इसको बेसिकली हम लोग कह देते हैं। क्रोमेटिन धागे जो है गाइस, यहाँ पर ये जो धागे होते हैं कि एक्चुअल में ये सिर्फ धागे ही हैं? नहीं भैया, एक्चुअल में ये होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे ही इसमें होता है सेल डिवीजन, याद रखना कोशिका विभाजन से पहले डीएनए जो होता है वो केंद्रक में एक धागों के रूप में बड़ा होता है, जिसको हम क्रोमेटिन धागे कह देते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हो जाता है विभाजन, कोशिका विभाजन हुआ, तो ये कुछ इस टाइप से एक एक्स-लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। जिसको अब ध्यान से देखना, ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, क्या ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर है, क्या इसको मैं अब ये शेप में दे सकती हूँ? यहाँ पर इधर इस तरीके से दे सकती हूँ, और यही क्या है आपका गुणसूत्र, ठीक है। एंड ये जो है यहाँ पर, ये क्या है? गुणसूत्र है, जिसको हम इंग्लिश में क्रोमोसोम कह देते हैं। और एक डीएनए का छोटा सा भाग हमारा कहलाया जाता है जीन, जो लक्षणों का निर्धारित करते हैं। और गुणसूत्र क्या? आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक। तो बेटा ये जो गुणसूत्र है, इसका जो बीच का जो ये पॉइंट होता है, जिसको हम कह देते हैं गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। एंड जहां पर ये मिल रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेंट्रोमियर कह देते हैं। और यहाँ पे एक बिंब जैसी ही रचना है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं भैया? काइनेटोकोर। अभी इसकी भुजाएं हैं, ठीक है। इसके आधार पर यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से बांटा गया है। यानी कि भाई आपका बेसिकली अगर मैं बोलूं कि गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र को 4 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। एक आ जाते हैं आपके मेटासेंट्रिक, एक है आपके सब मेटासेंट्रिक, एक है आपके एक्रो, एंड एक है आपके यहाँ पे फिबोसेंट्रिक। तो बेसिकली इस डायग्राम को अगर आप देखोगे, इसमें दोनों भुजाएं बराबर है। इसमें एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। तीसरे वाले में एक थोड़ी सी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, और ऊपर वाली छोटी, और इसमें तो बहुत ही छोटी हो जाती है। ये हैं आपके जिस सीक्वेंस में वहां लिखे हैं। पीपीटी मिल जाएगी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक है, उस ग्रुप में पीपीटी आ जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। केंद्र की कहानी हुई यहाँ पे क्लियर। अब आ जाता है कोशिका द्रव्य। क्या है भाई? ये एक जेली के समान पदार्थ। क्या है बेटा? एक जेली के समान पदार्थ है। अगर मैं इसकी बात कर लेती हूँ, ठीक है, इसी के अंदर सारे कोशिकांग होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 पे आपका राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम खोज किसने की? पैलेड ने, ठीक है। राइबोसोम है क्या? राइबोसोम बेटा करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि इनका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का। यानी कि भाई क्या मैं ये कह सकती हूँ किसको बनाते हैं? तो भाई ये बनाते हैं बेटा प्रोटीन को, और इसीलिए राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन घर। क्यों? क्योंकि भाई इसने राइबोसोम को बनाया। और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका है। अब देखो राइबोसोम जो होते हैं बेसिकली बेटा, क्लियर, राइबोसोम, ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें सिर्फ 70S मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो होते हैं उनमें 70 और 80 दोनों मिलते हैं। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी उसमें आपके 80S नहीं मिलते, सिर्फ 70S मिलता है, जैसे हरित लवक में और आपके किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम होते हैं, ये 2 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इनकी 2 उप इकाइयां होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर लेती हूँ तो 70S की क्या होती है? 50S, ठीक है, एंड 30S, यानी कि एक इकाई बड़ी होती है, एक छोटी होती है, जिसमें S आपका स्वेडबर्ग यूनिट है। 50S बड़ी है, 30S छोटी है। एंड 80S की अगर मैं बात कर लेती हूँ, एक होता है 60S एंड एक होता है आपका 40S। इनको प्लस नहीं करना होता, कुछ बेवकूफ बच्चे इनको प्लस करना चालू कर देते हैं, ठीक है। वो इकाई है बेटा 40S एंड 60S, ये बड़ी है वो छोटी, ठीक है।
यहाँ तक कहानी क्लियर। अब यहीं पर आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, इसी में सेकंड नंबर की अगर मैं बात करती हूँ, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो बेसिकली पॉर्टर ने की थी। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं, यानी कि ER। ठीक है, क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है तो बार नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में इसको बोला जाता है ER। इंग्लिश में इसका पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है गाइज, यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, ये दो तरीके से है। एक होता है RER, एक होता है SER। RER क्या होता है? बेसिकली R होता है रफ, जिसका मतलब है खुरदरा। ठीक है, ER यानी कि RER मतलब R का क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। S का मतलब होता है स्मूथ, यानी कि चिकनी, तो इसको हम कह देते हैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप पूरा लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके दो पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आगे की अगर हम मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या है? ये रही सेल। ठीक है, इस सेल के अंदर ये रहा यहाँ पे आपका केंद्रक, और इस केंद्रक के पास में ये मिल रही है कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, ये रही ये यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर एक में आपको कुछ डॉट जैसी संरचना दिखाई देगी, जबकि जो बाकी है उसमें आपको ठीक है उसमें वो संरचना दिखाई नहीं देगी। ये जो हरे रंग की संरचना है ये है राइबोसोम, यानी कि बेटा जिस पर राइबोसोम होते हैं वो होती है हमारी RER, और इसीलिए क्या है ये रफ। जिस पर आपके राइबोसोम नहीं होते वो होती है SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये है आपकी क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं आपसे बात कर लेती हूं तो बेटा ये बनाती है किसको? लिपिड को, जबकि जिसके ऊपर राइबोसोम है वो किसको बनाएगा? यानी कि भैया ये बनाती है प्रोटीन को। ठीक है, अब सोचो कि भाई हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है? लिपिड प्रोटीन, यानी कि उसको लिपिड प्रोटीन दे कौन रहा है? तो उसको लिपिड एंड प्रोटीन दे रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका अगर मैं बात कर लूं, ये इस तरीके से यहाँ पर होता है केंद्रक। ये देखो जिसके ऊपर डॉट डॉट दिख रही है ये वाली, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो है आपकी SER। चलिए भाई, कहानी क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहीं पे गोल्जी का, यानी कि गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी उपकरण भी कह देते हैं। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, और इसका मेन काम है क्या? इसका मेन काम है देखो, नंबर 1 पैकेजिंग। ठीक है, सेकंड इज परिवहन। ठीक है, एंड नंबर 3 इज श्रावण। ठीक है, एंड इसका एक और काम है क्या? लाइसोसोम को बनाना। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या पैकेजिंग किसका करेगा तो ये जान लेते हैं। देखो ये रही सेल। ठीक है, मैंने बोला बेटा यहां पर केंद्रक था तुम्हारा, है ना, एंड ये रही यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर से ये रही। ठीक है भाई, अब यहां पर ध्यान से देखना, ये मैंने बना दी इधर गोल्जी का है, इधर मैंने ये बना दी। ठीक है, अब ये जो गोल्जी बॉडी मैंने यहां पर बनाई है, बेसिकली ये क्या बनाती है? एक रिक्तिका बनाती है, एक बैग जैसी, है ना, बुलबुला सा जैसा होता है। इधर से ये इस RER ने क्या किया भैया यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने यहाँ से प्रोटीन निकाला और इसने इस प्रोटीन को पैक कर लिया। इसने लिपिड को निकाला, उसने लिपिड को पैक कर लिया। जैसे आपको दिल्ली जाना है, गोवा घूमने से पहले क्या करोगे? पैकिंग। तो इसने क्या करा? पैक कर लिया। अब आप क्या लोगे? फ्लाइट जाओगे, है ना, तो यहाँ से इसने इसको यहाँ पास किया, यहाँ पास किया, यहाँ पास किया। सेम इसने लिपिड के साथ यही खेल खेला। ये पहुंच चुके अपनी जगह पर, यानी कि आप पहुंच चुके हैं गोवा। ठीक है, आ गए।
क्या करोगे, बैग खोलोगे एंड घूमना चालू करोगे भाई। तो वैसे यहाँ पे आके ये रिक्तिका फटी, प्रोटीन निकला बाहर, लिपिड निकला बाहर, किसको मिल गया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिल गया, खत्म कहानी। और किसको बनाया इसने भाई, इसने बनाया इस गोल्जी बॉडी ने लाइसोसोम को भी तो बनाया है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो है बेसिकली इसको कहा जाता है आत्मघाती की थैली। क्यों, क्योंकि भाई ये क्या कर रही है, एक कोशिका में जितने भी जो टूटे फूटे जो कोशिकांग होते हैं उनको खत्म कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एक सेल है, मैंने बोला इस सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो टूट चुका है, खराब हो गया, इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी टूट गया। आप सोचो कि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वो कोशिका है जिसके सारे अंग खराब हो गए। अब क्या सेल रखेगी, क्या आप अपने घर में टूटी फूटी चीज रखोगे, नहीं। तो सेल भी क्यों रखे, वो हटा देती है और इसकी जगह पे अब कौन आएगी, यहाँ पे नई सेल आ जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती की थैली, क्योंकि ये खुद की कोशिका को ही नष्ट कर देती है। चलिए अब नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे हमारा बेसिकली तारकाय। लेकिन उससे पहले मुझे एक पॉइंट बताना है। पॉइंट क्या बताना है कि ये जो गोल्जी बॉडी है आपका, याद रखना जंतु कोशिका में हम गोल्जी काय कहते हैं, जबकि जो पादप होते हैं, पादप में ये इस तरीके से एक सीक्वेंस में नहीं मिलती है, जबकि प्लांट सेल में ये ऐसे एक यहाँ पड़ी एक यहाँ पड़ी इस तरीके से पाई जाती है। और पादप में हम इसको कह देते हैं डिक्टियोसोम, ठीक है। क्या कह देते हैं, डिक्टियोसोम कह देते हैं। तो याद रखना। तारकाय की बात करते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो क्या है ये, सेंट्रोसोम। काफी बच्चों को लगता है ये सेम है। एंड ये है आपका सेंट्रियोल, ठीक है। तो तारक केंद्र यानी कि दो तारक केंद्र होते हैं, ये मिलके बनाते हैं इस सेंट्रोसोम को जो सेल में होता है। ये करता क्या है बेटा, ये करता है कोशिका विभाजन, यानी कि किसमें सहायक है, कोशिका विभाजन में सहायक है। यानी कि एक सेल जो डिवीजन कर रही है उसमें सहायक कौन है, ये तारकाय। अब याद रखना कि पादप में तारकाय नहीं मिलता, पादप में डिवीजन कराता है कौन, पादप में मिलता है ध्रुवीय काय, जो उसमें सेल डिवीजन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक। आगे आ जाओ नेक्स्ट पर। भाई ये हो चुका है एंड तारक काय मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने ध्रुवीय काय भी बता दिया। अब आ जाता है हमारा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में सूत्र कणिका कह देते हैं, कोशिका के ऊर्जा घर के नेम से। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होता है, श्वसन की क्रिया के दौरान कौन बनता है भाई, एटीपी के अणु। और एटीपी जाना जाता है किसके रूप में, ये जाना जाता है ऊर्जा मुद्रा के रूप में, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या है, एडिनोसिन आपका ट्राइफॉस्फेट क्या है, इसका पूरा नाम है। तो और हमारी बॉडी में याद रखना 90% एनर्जी जो मिली वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिली, और किसके रूप में मिली, एटीपी के रूप में मिली, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ 70S राइबोसोम मिलते हैं, 80S यहाँ नहीं पाए जाते। और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है खुद का डीएनए, जिसको हम कह देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ओके। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ इसके पार्ट की, तो यहाँ पे दो प्रकार से होता है। एक होता है बेटा आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। यानी कि ये होता है कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। इस पे उंगली के समान कुछ हुआ है जिसको हम क्रिस्टी कह देते हैं। यहीं पर आपका होता है ये मैट्रिक्स, इसी के अंदर पड़े हैं भैया ये राइबोसोम, ये रहा यहाँ पे इसका खुद का डीएनए, इस तरीके से। तो ये जो संरचना है कुछ इस तरीके से ही होती है। अंदर वाला यानी कि भाई आपका भाग में क्या है, मैट्रिक्स है। ये वाला जो उंगली के समान जो भाग बन रहा है इसको हम क्रिस्टी कह देते हैं। ये रहा भैया यहाँ पे डीएनए, ये रहे इसके 70S राइबोसोम, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, ये बेसिकली किसका है, तो भाई ये है आपकी
रसधानी, ठीक है। और रसधानी किस में मिलती है? तो बेटा रसधानी जो मिलती है वो मिलती है पादप में। और जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल में यानी कि प्लांट सेल है, एक पादप कोशिका, मैंने बोला ये संरचना मिल रही है, ये इस तरीके से, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे हो पूरी ब्लू वाली सबसे बड़ी यही दिख रही होगी आपको यहाँ पे, तो बिल्कुल सबसे बड़ी यही होती है। और ये जो बाहरी संरचना, इसका संरचना होती है, इसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। एंड इस पूरी सेल का 90% एरिया प्लांट सेल का यही घेर कर रखती है, ठीक है। राजधानी किसमें मिल रही है? प्लांट में मिल रही है। क्या काम करे भाई इसके अंदर? देखो 2 वर्ड आते हैं, रिक्तिका, राजधानी। जब खाली है तो कुछ नहीं है उसके अंदर, रिक्तिका। जब उसके अंदर प्रोटीन, लवण ये सब भर जाते तो राजधानी। प्लांट में मिलेगी, जंतुओं में नहीं मिलती है, मिल भी गई तो बहुत छोटी या ना के बराबर होगी, ठीक है। चलिए अब आ जाता है हमारा यहाँ पर लवक। लवक क्या होते हैं भाई? लवक जो है भाई ये पाए जाते हैं आपके पादप में, ठीक है। किसमें मिलते हैं गाइस? प्लांट्स में मिलते हैं। और ये 3 तरीके से होते हैं। नंबर 1 होता है कौन सा? वर्णी लवक। ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। आपने देखा है प्लांट्स में फूल पत्ते अलग अलग रंग के होते हैं, यानी कि भाई आपने देखा होगा जो रंग बिरंगे पौधे होते हैं वो क्यों? क्योंकि उनमें वर्णी लवक है। जबकि अवर्णी लवक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अवर्णी लवक जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं? ये रंगहीन होते हैं, यानी कि इनका कोई रंग नहीं होता है। और इनका काम होता है क्या? भोजन संग्रह का, यानी कि भैया ये करते हैं भोजन को इकट्ठा। ओके। एंड लास्ट आ जाता है गाइस यहाँ पर आपका हरित लवक, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस हरित लवक के अंदर मिलता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो पादप है वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये भी एक दोहरी झिल्ली वाला है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर 2 मेन संरचनाएं मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है ग्रेना, एक होती है स्ट्रोमा, ठीक है, ठीक है। ग्रेना जो है बेटा ये आपकी, यानी कि भाई जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया 2 तरीके से होती है, प्रकाशीय और अप्रकाशीय। जब प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उसको हम कह देते हैं क्या? आपकी प्रकाशीय अभिक्रिया जो ग्रेना में होगी, अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। तो यहाँ पे सिक्कों के चट्टों के समान ये संरचना जो मिलती है इसको हम कह देते हैं बेटा यहाँ पे आपका बेसिकली क्या? ग्रेना। एंड ये यहाँ पे होता है क्या? ये आपका स्ट्रोमा। और यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है थाइलाकॉइड, ठीक है, जो थैली के समान संरचना होती है। बस इतनी सी कहानी। और इसी के साथ तुम्हारे सारे के सारे जितने भी जो कोशिकांग है वो खत्म, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अब अंतर क्या है? लिख सकते हो प्लांट सेल में। तो पादप कोशिका की अगर बात करूं, क्या लिख सकते हो यहाँ पे? सबसे पहला पॉइंट क्या? कोशिका भित्ति मिल रही है भाई, ठीक है। तो कोशिका भित्ति क्या है बेटा? यहाँ पे प्लांट सेल में तो भाई वो उपस्थित है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लवक किस में मिलता है बेटा? पादप में, यानी कि उपस्थित है, प्लांट सेल में मिल रहे हैं। जबकि किसमें? जो आपका एनिमल सेल होता है उसमें क्या होते हैं? आपके अनुपस्थित होते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहां पर क्या मिलते हैं? डिक्टियोसोम, ठीक है, यानी कि डिक्टियोसोम पाए जाते हैं, क्लियर। जबकि जो जंतु कोशिका है इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है गोल्जी काय, ओके। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? गोल्जी काय मिल गया, वहां पे आपका डिक्टियोसोम मिल गया। एंड नेक्स्ट आ जाता है कि भाई आखिर जो प्लांट होते हैं इनमें क्या मिलती है? आपकी रसधानी मिलती है, जो बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती है, अर्थात ना के बराबर, ओके। एंड नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्या मिलता है? ध्रुवीय काय, ठीक। जबकि इसमें क्या मिलता है भाई? आपका तारक काय पाया जाता है। खत्म, 5 अंतर काफी, ओके। और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर हुआ गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट। ये रही आपकी प्लांट सेल, ये रही आपकी एनिमल सेल, चैप्टर हुआ कंप्लीट। एंड अब जो बच्चे यहाँ पे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, पूरे 11th के सिलेबस को पूरा कवर करना चाहते हैं, तो लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिल रही हैं। देखो लाइव में आना, लाइव में आ जाओ, रिकॉर्डेड में पढ़ना, रिकॉर्डेड में पढ़ लो, ठीक है। मर्जी आपकी रहेगी, आपको पता है आप बेटर कैसे पढ़ सकते हो, है ना। उसी के साथ हम लोग बेटा यहाँ पे आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी भी जो बच्चे हंसी मजाक में ले रहे हैं 11th को, आगे चल के पछताओगे बेटा, तभी बोल रही हूँ।
ठीक है, तो नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे, आपको सिर्फ पढ़ना रहेगा। तो अभी इतना समय है कि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक अच्छे से अपना 11th को पढ़ लो जब तक स्कूल के एग्जाम नहीं होते। आगे बात करें चैप्टर टेस्ट की, तो हर चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा डिटेल में उसका टेस्ट भी लिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे उसकी स्लाइड्स भी आपको प्रोवाइड करेंगी। यानी कि भाई आपको जो टीचर्स लिखते हैं जिन स्लाइड्स पे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे स्लाइड्स, बिकॉज उससे होता क्या है, उन स्लाइड से देखो आपको ना एक इजी लैंग्वेज चाहिए होती है, तो टीचर बहुत सारी चीजें वहां लिखता है स्लाइड पे, तो आपको चाहिए होती है कि वो लिखी लिखाई मिल जाए, तो वो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और परफॉर्मेंस टेस्ट देखी जाती है, कौन सा बच्चा आखिर किस तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर और लिंक दोनों ही यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक ऐसी बहुत ही धमाकेदार सी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्लास में, तो भाई रेडी रहिएगा क्लास के लिए। एंड टेस्ट भी ले सकती हूँ, क्या पता आपको पढ़ा भी सकती हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।